पत्रकारों पर हमले का यह मामला क्यों इस तरह से, एक दफे मुझे याद है हरियाणा सरकार ने पत्रकारों पर लाठी की कार्रवाई की थी जब एक बाबा को पकड़ने की कार्रवाई हो रही थी हरियाणा में। तब भी मैंने पूछा था ये पत्रकार को माध्यम बनाने की परंपरा कब बंद होगी। समझ में नहीं आता, मतलब आपको समस्या है तो आप उसको क्यों माध्यम बना रहे हैं। आप करिए, मीडिया के खिलाफ आंदोलन करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो बड़े बड़े आंदोलनकारियों से कहा है कि करिए ना मीडिया के खिलाफ आंदोलन। आपको समस्या क्या है? जब अखिलेश यादव को शरद प्रधान, आप और हम जानते हैं, मीडिया डार्लिंग बनाकर कंधे पे बैठा के 224 सीट दिलवाने के लिए मीडिया को आरोपित किया जा रहा था, तब समस्या नहीं थी। नेताओं में इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो चाहते हैं कि पत्रकार उनकी सिर्फ लाइन टो करे, पत्रकार जो वो डिक्टेशन दें उस स्टेनोग्राफर की तरह नोट करे, या टीवी पर जर्नलिस्ट है तो बस वो सिर्फ उतनी चीज दिखाए, अपने कमेंट्स ना दे। आप लॉ एंड ऑर्डर जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट है, उसके लिए तो आप उसी क्षण से जिम्मेदार हो जाते हैं। सरकार के स्तर पर देखिए घटनाएं तो होती रहती है, खाली उत्तर प्रदेश नहीं सारे देश में होती हैं। घटना होती है, लेकिन घटना पे कार्रवाई ना हो। सरकार की गलती वहां होती है कि घटना हुई और घटना पे कार्रवाई ना हो। सरकार जो है जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई घटना संज्ञान में आती है, तभी जो है सरकार कार्रवाई करती है। हम लोग तो लाचार देख रहे हैं, ऐसी सरकार को तो उखाड़ करके फेंक देनी चाहिए। अरे आपको तो सीधे सीधे हम लोग लगा देना चाहिए। नहीं, आप लाचार क्यों देख रहे हैं? मैं तो प्रेसिडेंट रूल कार्रवाई की और क्या कहेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। आपको लाचार देखने की जरूरत नहीं है। हमारे तो नेताओं को प्रदेश में जाने से भी रोका जाता है। अरे साहब 6000 कोई घटना हो जाती है तो हमारे नेताओं को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। विजय शंकर सर, एक प्रश्न मेरा है आपसे। आप सांप्रदायिक दंगे देखते हैं, आप डकैती देखते हैं, आप पेपर शिक्षा का जिसे कहना चाहिए अनादर देख रहे हैं, और उसके बावजूद आप मूक दर्शक बने हुए केंद्र से देख रहे हैं। ये कुछ बात पचने वाली नहीं है। तो वापस इसी मुद्दे पर हमें, सबसे पहले हमने इसको उठाया था थर्सडे को, और मकसद इस बात के क्रेडिट लेने का नहीं कि सबसे पहले हमने इसे उठाया है, सबसे बाद में हमने इसे उठाया। मैं कह रहा हूं कि पत्रकारों के तरफ सरकारों का रवैया क्या होता है। मेरे साथ 3 बहुत सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अमित गोयल हैं जो पायनियर को रिप्रेजेंट करते हैं। अमित ने उस दिन अपने फेसबुक पेज पे इस बात को लिखा कि तब ये इस तरह का मुद्दा नहीं बना था, जो बना। बहुत खुश हूं मैं इस बात से, मुझे कोई एतराज नहीं है कि हमने न्यूज पॉइंट में इस विषय को उठाया। विनोद अग्निहोत्री हैं, इनको भी आप जानते हैं, और आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, शरद प्रधान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमेशा उत्तर प्रदेश की सियासत पर हम इनसे बात करते रहे। पॉइंट बड़ा साफ है, 3:30, 4:45, 3:45, 3:15, ये सब होते होते उस दिन भी मैंने कहा था कि मार्च 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई थी। अब बहुत हो गई ये ड्रामेबाजी, और समय चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर पहले दिन से स्टेट का सब्जेक्ट होता है। मुलायम सिंह यादव जनता परिवार बनवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। वो सियासत करे, सबको अधिकार है। अगर कोई सियासतदान है तो सियासत करेगा, चैरिटी की मैं उम्मीद नहीं रखता उनसे। लेकिन बहुत गंभीर सवाल है ये, इतना आसानी से आप टारगेट बना रहे हैं। मैं आपको एक और बात आज बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे पत्रकारों ने एक समय बिहार का जब मैंने विषय उठाया था और उनकी असेंबली में चर्चा हुई थी, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, कि क्या प्रेस को वहां दबाने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे पत्रकारों ने निजी तौर पर एक हमसफर साथी समझते हुए, जो कि मैं भी हूं उसी फ्रेटर्निटी का, मुझे लिखा। इस बार भी उन्होंने लिखा, मैसेजेस किए, यह बताने के लिए कि स्थानीय स्तर पर जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में। सरकार आइए, मुझसे मिलिए, जानिए, मैं आपको संदेश बता दूंगा। क्यों आप ये करना चाह रहे हैं? समस्या क्या है? मुलायम सिंह यादव नेता हैं, अखिलेश यादव पुत्र हैं, आप चलाइए ना सरकार। पिता पुत्र मोह में उत्तर प्रदेश में मीडिया क्यों सफर कर रहा है? ये बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं। दिल्ली की गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर जो लीडर्स बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक एक पत्रकार की कहानी आप उठाकर देखिए। आज भी मेरे पास उस दिन की सारी ये कागज रिसर्च आज अभी भी पड़े हुए हैं। उसमें
राममूर्ति सिंह वर्मा मेरी हत्या करा सकते हैं, ये पहला फेसबुक के पेज की पहली लाइन थी जितेंद्र सिंह की। अभी तक कोई सवाल नहीं उठ रहा है। आज आपने शिवपाल यादव जी का बयान सुन ही लिया, तो कहीं पर कोई तो बात और सिस्टम होगी जो इसकी अकाउंटेबिलिटी को प्रूव करे। शरद प्रधान ने उस दिन बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की थी उस कार्यक्रम में। उन्होंने कहा था कि डीजीपी अभी से संकेतात्मक तौर पर यह जबान दे रहे जो शायद मंत्री जी से सवाल पूछने की नौबत ही ना आने दे। वही हो रहा है। आप जांच करिए, बताइए आप टारगेट क्यों कर रहे हैं। मैं भी जाता हूं, गांव देहात घूमता हूं, अभी उत्तर प्रदेश घूम के आया और आपको याद अच्छी तरह से मैनपुरी, इटावा, चंबल, ये मुलायम सिंह यादव जी की जो बेल्ट है, फिरोजाबाद, टूंडला, वो उस सारे जगह होकर आया। तो फिर क्या करो, अगली बार नहीं जाऊं डर के मारे, अगली बार नहीं जाऊं डर के मारे। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। मैं शरद प्रधान से शुरू करूंगा। शरद, जो जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं वहां पर, आप बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं वहां के, वो कैसे रिएक्ट कर रही? चलिए गवर्नमेंट अपनी बात रख रही, मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना शिवपाल यादव जी का, वो क्या कह रहे हैं कि ये क्यों है कि आप टारगेट कर रहे हैं? कानपुर के स्टोर में हमने सीधा सीधा देखा कि कोई साहब तस्करी जैसे काम कर रहा है या कोई इस तरह के, तो उसको अगर कोई उजागर कर रहा है स्थानीय स्तर पर पत्रकार, तो उसको आप टारगेट कर रहे हैं। इनके परिवार वालों ने क्या क्या आवाजें लगाई ये अब सबके सामने है। तो वो बॉडीज क्या करती है? वो दुर्भाग्य ये है अभिज्ञान की जो जर्नलिस्ट बॉडीज हैं, उनमें सबसे बड़ी एक IFWJ है जिसका मैं भी सदस्य हूं। जी। लेकिन और मैं उसका लीडर भी रहा हूं पहले। उसका इतना ज्यादा डिटेरियोरेशन हो गया है इतने वर्षों में कि आज वो दिल्ली की संस्थाओं को मैंने सुना, उन्होंने बोला ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने, प्रेस क्लब ने, कुछ नहीं कर पाते हैं, वो अपने हित के लिए सब कुछ करते हैं। और समस्या ये है कि सरकारों से जब आप नाजायज फायदे उठाएंगे और फाइनेंशियल फायदे उठाएंगे तो किस मुंह से बोलेंगे? यही वजह है कि आज तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक कहावत है, मैं कह नहीं सकता उसको टेलीविजन पर, बड़ी लेकिन मशहूर है, सरकारों और पत्रकारों के रिश्ते को। हाँ विनोद जी। मैं इसी में जोड़ूंगा, शरद जी चूंकि हमारे सीनियर भी रहे हैं, हम लोग लखनऊ में रहे हैं लंबे समय तक जी। पत्रकारों की जो बॉडीज हैं तथाकथित शब्द इस्तेमाल में कर रहा हूं क्योंकि उनका पत्रकारों से कोई लेना देना बचा नहीं है। हाँ। उस सरकारों, बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं अक्सर इस बात को प्रश्न उठाता हूं कि काम करने वाले थोड़े से पत्रकार अलग हो गए हैं और पत्रकारों के नाम की मीडिया की नेतागिरी करने वाले पत्रकार जैसे ट्रेड यूनियन में हुआ है जी। ट्रेड यूनियन का बिल्कुल है कि मजदूर अलग है, मजदूर नेता अलग हो गए। वही स्थिति हो गई, पत्रकार अलग, पत्रकार नेता अलग है। आप सरकारों से सुविधाएं लेके, उनसे आर्थिक सहायता लेके अपने सम्मेलन करते हैं, उनसे सारा जो जैसा शरद जी ने इशारा किया अपने निजी तमाम फायदे करते हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। 2 कांड उत्तर प्रदेश में हुए थे, शरद जी को याद होगा। उमेश डोभाल की हत्या हुई थी पौड़ी में, एक सुरेश गुप्ता की हत्या हुई थी बांदा में, और सहारनपुर में गंगोह में जो 2 पत्रकारों को अरेस्ट किया गया था। उस वक्त पत्रकार संगठनों ने इतना, तब टेलीविजन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था जी। उस वक्त जब खबरें देर से पहुंचती थी, टेलीग्राम से खबरें दी जाती थी, उन जमाने में हम लोगों ने इतना आंदोलन किया था कि सरकारों को बाध्य होकर कार्रवाई करनी पड़ी थी, मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी थी, इंक्वायरीज हुई। और आज पत्रकार संगठन, शरद प्रधान आपने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लखनऊ में आवाज उठाई है करप्शन को लेकर, गवर्नमेंटल करप्शन, सरकारी भ्रष्टाचार, अफसरों के भ्रष्टाचार को लेकर, और आपको लोगों का समर्थन मिला, पत्रकार मीडिया का समर्थन मिला। क्या वो समर्थन, मैं बड़े प्रश्न पर आ रहा हूं, अमित वहां के एक बड़े अखबार को निकालते हैं, क्या वो समर्थन अब कम हुआ है? बहुत कड़वा सवाल है। नहीं, ये फैक्ट है कि कम हुआ है। नहीं, संगठन जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं जी। पत्रकार अपने स्तर पे जो अगर मोबिलाइज हो जाते हैं जी, और वो भी खास तौर से वहां हो पाते हैं जब स्टेट कैपिटल में अगर कुछ होता है जी। अगर स्टेट कैपिटल में कुछ होता है तो फौरन लोग जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा पॉइंट, दूर दराज में है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ संगठन फायदा उठाता है। जुड़ करके ऐसे पास में इंसिडेंट्स हुए हैं लखनऊ में। लेकिन जहां ये छोटी जगहों पे, छोटे जिले में हो जाता है, वो आदमी बोलता है हाँ भाई हाँ है, 2 लफ्ज बोल दिए, एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, हमारी ड्यूटी हो गई, निंदा कर दी, रिचुअल, हाँ निंदा कर दी उसको। आज की डेट में सबसे बड़ा जो, सबसे बुरा जो काम हो रहा है और सब उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, पत्रकार संगठन भी नजरअंदाज कर रही है कि इस वक्त कैंपेन चल रहा है गवर्नमेंट का और पुलिस का, महज एक चीज पे फोकस है कि किस तरह जागेंद्र सिंह को मेलाइन किया जाए, उसको कहा जाए कि वो बेईमान था, ब्लैकमेलर था, वो कैरेक्टर। नहीं, बल्कि मैं तो उल्टा कहता हूं, मैं तो ये अन्ना आंदोलन के समय से कह रहा हूं और ऑफिशियली कह रहा हूं, औपचारिक तौर पर, कि आप करिए ना आंदोलन पत्रकारों के खिलाफ,
जो है पता करिए कौन वो नहीं ब्लैकमेलर करेंगे। है। अच्छा, हाँ। ये सब चीजें आज दिख रही है पुलिस को और इसका गवर्नमेंट को। घालमेल इससे करके पहले नहीं टारगेट करेगी। मत करिए, इसका जब उसने घालमेल expose करके कर टारगेट दिया। मत करिए जर्नलिस्ट को। ये सब तब चीजें शुरू हुई जी। हैं जब उसने राममूर्ति वर्मा के खिलाफ अभियान शुरू किया जी, और उससे फेसबुक पहले अपनी बात उससे पहले वो लिखी। बेईमान नहीं था। नहीं अभिज्ञान जो पत्रकार अमित, तथाकथित हाँ। पत्रकार जो अभी बता रहे ब्लैकमेलिंग को सौदेबाजी करते हैं, वो शूट करते हैं सिस्टम को। हाँ, उन पर जुल्म नहीं होता है, वो शूट करते हैं। वो सेक्रेटरिएट में बैठे मिलेंगे, वो नेताओं के घरों में मिलेंगे, उनके ड्राइंग रूम्स में मिलेंगे, मंत्रियों का मिलेंगे, अधिकारियों का मिलेंगे, हम लोग तो देखते रहे। वो शूट करते हैं सिस्टम वो शूट करते हैं। अमित, प्रॉब्लम क्या है? आप नेशनली भी मीडिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो रिश्ता है बड़ा नाजुक रिश्ता है, सदियों से रहा है, आगे सदियों तक भी शायद रहेगा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप पत्रकार संगठन की जब बात करते हैं, कोई भी 20 पत्रकार इकट्ठे होकर एक संगठन बना सकते हैं। दिल्ली में ही मैं जानता हूँ 5 संगठन है, और वो बन भी जाए, अगर एक भी हो जाए, वो संगठन क्या कर सकता है? ये देखिए, जहां तक इस हत्या की बात है, इसको आपको 2 पहलू से देखना पड़ेगा। एक तो है कि उसने क्या लिखा फेसबुक में, वो सही है या गलत है, मंत्री सही है या गलत है, वो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो एक अलग बात है जी। प्रशासन आपका, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरा है उसकी हत्या जी। ये बहुत मतलब ग्रूसम जो चीज है कि पत्रकार या जो भी पत्रकार है या नहीं है, अगर उसने कुछ लिखा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको जाकर 5 पुलिस वाले, पूरा मतलब संगठन, एक समझिए उत्तर प्रदेश सरकार का 5 पुलिस वाले जा रहे हैं, कोई गुंडे भी नहीं जा रहे हैं वर्दी में, और उसको जला देते हैं। ये मतलब ये तो उसने अपने बयान में बोला है कि मुझे जलाया जी। उनका तो परिवार कह रहा है ये बात। हत्या को पत्रकारिता से। वो जो वीडियो रिलीज हुआ है उसमें आपने भी देखा होगा, वो वीडियो में सारी बात है भाई। हाँ, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है। पुलिस वाले वहां गए हैं, उन्होंने उसको जलाया। उसको आप जरा अलग करके देखें। जहां तक पत्रकारों को खड़े होने की बात है, पत्रकार खड़े होते हैं, जितनी उनकी आवाज है, जितने वो संगठन है, कुछ मिले होंगे सरकार से, कुछ नहीं मिले होंगे, लेकिन उनकी आवाज मैं नहीं समझता हूं अगर वो इकट्ठे भी हो जाएं, कोई बहुत भारी आवाज है। और ऐसे केस में इसमें क्यों नहीं भारी आवाज हो सकती? अगर वो कन्विक्शन से अमित उस बात को कहें, सब सोचें कि कल को, जैसे मैंने उनसे कहा, मैं पूछूंगा समाजवादी पार्टी के नेता जी से कि अगली बार, आप लोग सब जानते हैं मैं गांव देहात घूमता हूं, जाता तो फिर या तो मैं डरूं अपने राज्य जाने से, वहीं की मेरी भी पैदाइश है उत्तर प्रदेश की, डरूं कि अगर मुझे पत्रकारिता करने के लिए उत्तर प्रदेश जाना है, शरद जी ने हमारे साथ यात्राएं की हैं, विनोद जी ने हमारे साथ यात्राएं की, फिर हम डरें? नहीं, हम भयभीत रहे? नहीं, ये जो इंसिडेंट हुआ है जी, ये डराने के लिए ही हुआ है कि पत्रकार। जी, बगार साहब जरा सब बताएंगे, आप कितना डराना चाहते हैं हम लोग को? आपके 3.5, 4.25, 6.5, 5.5 जितने भी मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश में, जर्नलिस्ट को कितना डराना चाहते हैं आप लोग, बगार साहब? नहीं, देखिए अभिज्ञान जी, हाँ, अभी आपने शुरू में एक बात कही कि पत्रकारों के खिलाफ एक अभियान हाँ चलाया जा रहा है जी। तो मैं इस पर खाली इतना कह दूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक अभियान चल रहा है जब से सरकार बनी है हमारी, हाँ, मैं समझता हूं ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ क्या अभियान चल रहा है वैसे? क्या हुई उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सर मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, करिए। मैं अपनी बात मैं जानना चाहूंगा क्या अभियान चल रहा है। जी। देखिए, मैं बता रहा हूं आपसे, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बलात्कार होता है तो टीवी पे दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि चैनल्स होते इसीलिए हैं कि दिखाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे दिल्ली में परसों एक 2.5 साल की लड़की का बलात्कार हुआ और वो घायल अवस्था मिली, तो उसी तरह से उसको भी दिखाया जाना चाहिए। लेकिन वो खैर मीडिया का मामला है। सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि देखिए, जब से सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद से अगर कोई भी मामला होता है तो चाहे कोई भी विरोधी हो, किसी स्तर पे हो, मैं मीडिया को खाली नहीं कह रहा हूँ, वो एक सरकार के खिलाफ एक आवाज बुलंद कर रहा है और एक अभियान चला रहा है। और अभियान उनका ये होता है कि जैसे सरकार बहुत खराब काम कर रही है और सरकार अवाम के खिलाफ काम कर रही है। इसी सिलसिले में पहले भी आप लोगों ने, बाकी लोगों ने मिलकर, विरोधियों ने, कि बहुत बड़ा एक अभियान चला दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका सम्मान किया और सबकी बात को रखते हुए सीबीआई जांच कराई। सीबीआई जांच में जो केंद्र में सरकार हमारी नहीं थी, उसने वही बात प्रूव की कि सरकार उत्तर प्रदेश की सही है, सरकार बिल्कुल सही थी, मुख्यमंत्री बिल्कुल सही थे
और जो आरोप लगाए गए थे वो बिल्कुल नाजायज और निराधार आरोप लगाए गए थे उत्तर प्रदेश के मंत्रियों पर भी और सरकार पर। राजा भैया कहते तो मेरा एक निवेदन ये है कि देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है, किसी को बदनाम करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन जिस तरह से वकार साहब आप चाहते क्या है? इस्तीफा दे दें, नहीं, आप चाहते क्या है? चूंकि आप कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर, मतलब आपके लॉजिक के हिसाब से तो पूरा देश का मीडिया मिलकर मोदी की सरकार पर, केजरीवाल की सरकार पर, किसी राज्य सरकार पर, सब पर आरोप ही मढ़ रहा है, पहली बात। और दूसरा, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का हम गुणगान करें आपके लिए ताकि आपको संतोषजनक नजर आने लगे? जरा बताइए किस तरह गुणगान करें। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। आपके एक वरिष्ठ नेता है रामगोपाल यादव, जरा सुनिएगा। जब मैं किसानों की दुर्दशा के समय में गया था, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, आपके नेताओं की भी बेल्ट में गया था, तो तब तक उस तारीख, समय, कार्यक्रम सब आपको भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये गॉसिप नहीं सुना रहा हूं। तो आपके रामगोपाल यादव जी के पुत्र जो वहां से सांसद हैं और वहां के विकास के लिए एक अलग मैनिफेस्टो लॉन्च किया था उन्होंने, वो तब तक आए नहीं थे जानने, बड़ी दुर्दशा थी। तो अगर मैंने इस बात को उजागर कर दिया अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से, तो अमित जी कुछ गुनाह किया मैंने? नहीं, गुनाह नहीं है। पत्रकार नहीं, वही वकार साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का एजेंडा, अब ये मैं जानना चाह रहा हूं सर, क्या एजेंडा है? मैं पाठक साहब को समझ दूंगा, बीजेपी के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। नहीं, देखिए, जिस वक्त किसानों की बात आपने की थी, मैंने आपकी वो खबर देखी थी जी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में उस वक्त तक 21 लाख किसानों के बीच में 1800 करोड़ से ज्यादा रुपया मदद बांट दी गई थी। मैं समझता हूं कि आपको ये भी वकार साहब, मैंने जानबूझकर इसका जिक्र किया। एक सेकंड, अब आप सुनिए मेरी बात को सर। मैंने जानबूझकर इसका जिक्र किया क्योंकि साथ में मैंने बीजेपी के सांसदों का, मथुरा के, आगरा के, उनकी भी गैर हाजिरी उजागर की थी और ये मसला संसद तक में उठा। तो अब आप ये बताइए कि कहां पर मैंने आपको ही एजेंडा बना दिया? फिर तो ये तो बड़ा कमाल का है कि फिर हमारे हिसाब से तो आप भी एजेंडा है, मोदी भी एजेंडा है, वहां के सांसद भी एजेंडा थे। लॉजिक तो बताइए आप अपनी आर्ग्यूमेंट का मुझे। उत्तर प्रदेश सरकार पे एजेंडा चल रहा है भाई, किस बात का चल रहा है? एजेंडा तब होता है जब आप खाली एक ही सांसद, फिर मैंने उन्हीं के सांसद के दिखाते हैं जी। हाँ बताइए। नहीं, मैंने सिर्फ आपसे एक गुजारिश करना है कि देखिए, आपने जब आवाज उठाई, आप लोगों ने जब आवाज बुलंद की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका सम्मान रखा और आपकी बात को सबसे ऊपर रखते हुए सीबीआई इंक्वायरियां भी कराई, इस्तीफे भी मांगे, और इस्तीफे मांगने के बाद जांच में सब बरी हो गए और सबको फिर से बहाल होना पड़ा। तो मैं एक गुजारिश ये करता हूं कि आपकी 2 बार बात गलत, 3 बार बात गलत हो चुकी है, तो सरकार ही सही साबित हुई है। इस बार मैं समझता हूं जांच खत्म हो जाने देते, जांच खत्म होने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आता, अगर आप लोग के हिसाब से आपको लगता गलत है और ये निष्कर्ष गलत तरीके से निकाला गया है, आप उस पर अपनी आवाज उठाते, अपने पॉइंट बताते, तो मैं समझता हूं ये आपने कहा जांच का समापन हो। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी हमारा सम्मान न करे, अपना काम करे अगर उनके पास वो शक्ति है। ये कहाँ लिखा कर? मैं विजय पाठक जी के पास जाना चाहूंगा। एक केस में बरी हो गया चार्जेस से कोई शख्स, एक मंत्री जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब हर केस में बरी कर दिया जाए किसी को? सही बात है। मीडिया झूठा है। विजय पाठक जी, ये क्या हो रहा है आप लोगों के उत्तर प्रदेश में, जरा समझाइए। अभिज्ञान जी, अभी तीनों पत्रकारों से चर्चा की, आपने भी कहा जानकारी सबको है, सरोज जी को भी इस बारे में है। आसिम वकार साहब, जो आपको प्रश्न के बारे में जो उत्तर दे रहे थे, कुल मिलाकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों से निरुत्तर है समाजवादी पार्टी। इसलिए 12 तारीख को जब रामगोपाल जी बोलते हैं तो वो कहते हैं कि मुकदमा दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, कोई दोषी नहीं हो जाता है। आज शिवपाल जी ने कहा कि जांच होगी। जांच का कोई समय तो होगा, कितने दिन जांच होगी? 1 तारीख की घटना है, 8 तारीख को व्यक्ति मरा, लखनऊ में ही मरा, 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ, 302 का मुकदमा है। हमारे आपके ऊपर 302 का अगर मुकदमा होता तो पहले जेल जाते जी। फिर जांच की बात कर रहे हैं तो जांच कोई समयबद्ध, तो कोई टाइम तो बाउंड तो होगा, कितने दिन में जांच होगी और कितने दिन में जांच ये कर लेंगे कि हम दूसरी बात ना कहें इन पर। कुल मिलाकर के मंत्री के पक्ष और समर्थन में
जिस तरह से समाजवादी पार्टी कर रही है वो शुतुरमुर्गी नीति है। और इन 3.5 सालों में आपको स्मरण होगा, शरद जी को भी याद होगा, मुख्यमंत्री की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 तारीख से 9 तक 15 तारीख के बीच में जब झांसी से लेकर बाकी जगहों पर पत्रकारों के उत्पीड़न की कार्रवाई हुई थी, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिजली और कानून व्यवस्था दोनों हमारे टॉपिक हैं, अब से इसके हम जिम्मेदार हैं। इन 3.5 साल में जो कानून की स्थिति है वो यही है कि अपने सुविधा अनुसार समाजवादी पार्टी के पास तर्क है। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो बदायूं और राजा भैया का प्रकरण करेंगे, थोड़ी नैतिकता होती है। आखिर 302 जिस 120B के परसों की एडीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके पास भी गई होगी, उन्होंने कहा कि 1 तारीख को पुलिस 120B के मुकदमे में जगेंद्र के यहाँ पूछताछ के लिए गई थी। 120B के मुकदमे में जगेंद्र के यहाँ पूछताछ के लिए गई थी, पर यहाँ 120B का अपराधी है मंत्री राममूर्ति वर्मा। इन 7 दिनों में 6 दिनों में आप बता दीजिए कि पुलिस के पास उत्तर है कि किसी दिन पूछताछ हुई।